डाला मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. जी अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम में आज बात करेंगे. आज इस्लामाबाद में एक बड़ा अहम इवेंट हुआ है. पाकिस्तान बार काउंसिल, मुल्क भर से जो वकला बरादरी है उनकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एलामिया भी सामने आ गया. इस एलामिया में चंद जो मोटे मोटे निकात हैं, मुतालबात हैं. अच्छा, इस वकला की पाकिस्तान बार काउंसिल की इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नून लीग से शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI से और दीगर अपोजिशन जमातों की भी शिरकत रही. अच्छा, इसमें जो चंद मोटे मोटे निकात हैं कि जी 19वीं आईनी तरमीम खत्म कर दी जाए जो जजेस की तकर्री के बारे में है, एहतसाब का नया कानून बनाया जाए, सहाफियों के खिलाफ बगावत के मुकदमात, मीडिया हाउसेस पे पाबंदियां, सहाफियों के तहफ्फुजात की जो है कानून साजी की जाए और यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत हो. इसके अलावा शहरी आज़ादियों, आज़ादी इजहार राय के हवाले से भी इसमें मुतालबात किए गए हैं और भी कुछ बातें की गई हैं, मुतालबात जो कि हम यहाँ पर बता नहीं सकते, आप इस एलामिया में पढ़ सकते हैं. बहरहाल इसमें आज नून लीग, पीपल्स पार्टी यानी कि अपोजिशन की तमाम जमातें शामिल थी. क्या ये पाकिस्तान बार काउंसिल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो सियासतदानों की APC होनी है 20 सितंबर को, उसके लिए प्रोलॉग है? क्या ये उसका इब्तदाइया है और क्या इसने उसके लिए ग्राउंड सेट कर दी है? इस पर बात करेंगे. और कल फैटफ की जो कानून साजी हुई और जिस तरह से हुई, उसके बाद जो आज आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है अपोजिशन के. कल तो इनिशियल खबरें आ रही थी ना कि चंद एक, हमने कल प्रोग्राम में भी बात की थी, नाम भी लिए थे, लेकिन आज बाकायदा खबरें आ गई हैं वजूहात के साथ कि अपोजिशन का कौन कौन सा बंदा गैर हाजिर था कल फैटफ कानून साजी में वोटिंग के वक्त और क्यों गैर हाजिर था. अपोजिशन के ओवरऑल 37 मेंबर्स वोटिंग में से गायब थे और खास तौर पे जब इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टी बिल पे वोटिंग करवाई जा रही थी तो अपोजिशन के 40 बंदे, 40 लेजिस्लेटर्स गायब थे, जिसमें से 23 सेनेटर्स थे और 17 MNAs थे. तो अपोजिशन की कल गैर हाजिरी की वजह से, बंदों के वोटिंग के वक्त मौजूद न होने की वजह से और फिर अपोजिशन के ज्वाइंट वॉकआउट की वजह से हुकूमत को एक ओपन प्लेइंग फील्ड मिल गई. चले, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के लिए फैटफ की कानून साजी हो गई, बट जो अपोजिशन का रवैया है उस पे आज भी सवालात उठाए जा रहे हैं और अपोजिशन के लोग उस पे आए बाएं शाएं कर रहे हैं. कोई एक बयान दे रहा है, कोई दूसरा बयान दे रहा है, कोई ट्वीट में वजाहतें कर रहा है, लेकिन ऐसा अपोजिशन की तरफ से रवैया क्यों देखने में आया? ये तमाम चीजें हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे. नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी भी आज जारी हो गए हैं. क्या गवर्नमेंट नवाज शरीफ को वापस ला सकती है, लाएगी? ये सवालात उठाएंगे. मेरे पास आज बड़ा जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद है. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज आवान साहब मौजूद हैं. अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग से सीनियर मरकजी रहनुमा तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं. अली नवाज अवान साहब, आज जो ये पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया आया है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, जिसमें चंद मोटी मोटी चीजें, 19वीं आईनी तरमीम खत्म की जाए, एहतसाब का नया कानून बनाया जाए, कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं वकील और प्रोफेशनल बात करते हैं. जो इन्होंने बात की है इस हद तक ठीक है. 19th अमेंडमेंट खत्म होनी चाहिए, तो वे फॉरवर्ड भी दें. ये नहीं है कि खत्म कर दिया, खत्म कर देंगे तो क्या होगा? खत्म कर देंगे फिर आप एक उसी जगह पहुंच जाएंगे बंद गली में जहां जाके मसले शुरू हुए थे. आपको याद होगा नहीं, वे फॉरवर्ड दिया ना उन्होंने. सुनने कि जी ये तरमीम खत्म की जाए 19th और नया फोरम तश्कील दिया जाए जिसमें पार्लियामान का किरदार मौसर हो, तमाम स्टेक होल्डर्स हो, इंक्लूडिंग इंतजामिया, बार काउंसिल्स, अदलिया, अददी बराबरी हो और एक ही फोरम पे बैठ के. अगर ये वे फॉरवर्ड दिया उन्होंने, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है. मैं भी ये समझता हूँ. नहीं, मैं देखिए, मैं हम लॉ तारे भी याद होगा आपको, हम इस मूवमेंट का हिस्सा थे, ठीक है जी. और हम उस वक्त भी ये समझते थे कि देखें ये जजेस बिल्कुल
ایسا فورم سے آنے چاہیے تاکہ ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہ لگ سکے. یہ نہ کہا جائے کہ یہ اس چیمبر کا حصہ ہے, یہ اس چیمبر کا حصہ ہے, جو لگتے رہے. میرے خیال میں اس کے وے فارورڈ جو انہوں نے تجویز کیا, میری حد تک یہ وے فارورڈ اچھا ہے, اور اس کے اوپر اگر کام ساری پارٹیز بیٹھیں, اس کی اچھی ڈیبیٹ ہو اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے بات ہوتی ہے, مجھے عجیب ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نے دیکھا یہ جو ابھی کیس ہوا موٹر وے ثانیہ, اس میں بات کی جاتی, ایک پارٹی کہتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کی پبلک ہینگنگ ہو جانی چاہیے, کیسٹریشن ہو جانی چاہیے, ایک کہتی ہے نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہاں ختم نہیں ہونی چاہیے, یہ ڈیبیٹ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, اس کو سٹارٹ رہنا چاہیے. اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ اس کی نوک پلک ٹھیک کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹس آنی ہیں وہ لے کے آئی جائیں. بل تو آپ لے کے آ رہے ہیں نا, وہ زیادتی کیسز کے حوالے سے, اس پر ڈیبیٹ ہوگی نا, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی. دس از دا وے فارورڈ. دس از دا وے فارورڈ. اچھا, اسی میں پھر ایک مطالبہ ہے کہ احتساب کا نیا قانون بنایا جائے, اس میں بھی وے فارورڈ دے دیا انہوں نے, اس سے بھی ایگری کرتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نے اس کا وے فارورڈ نہیں دیکھا ہوتا. اچھا, اس کا وے فارورڈ ہے کہ جی یہ جو نیا قانون ہو انصاف اور شفافیت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو, تمام اداروں اور افراد کا ایک ہی قانون اور ایک ہی ادارے کے اندر احتساب ہو, مقدمے کے شروع ہونے سے پہلے کسی کو قید میں رکھنا غیر قانونی قرار دیا جائے, اور کوئی بھی استثنا نہ ہو, اور احتساب کا یکساں نظام ہو. میرا خیال ہے اس سے بھی آپ لوگ ایگری کریں. نہیں, میں نیب کا اگر آپ کہیں گے نا سب سے زیادہ میں اگر کرٹیسائز اگر کروں گا نا اپنی پارٹی میں سے بھی, تو نیب کو سب سے زیادہ کرٹیسائز میں خود کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمارے منشور کو جتنا دھچکا نیب کی وجہ سے لگا, شاید ہی کسی کی وجہ سے لگا. کیا اس ملک میں چوری ہوئی, کیا اس ملک میں دن دہاڑے ڈاکے پڑے, کیا اس ملک کو لوٹا گیا. میں کراس بات کر رہا ہوں, میں کسی کو اسپیسیفک ہو کے بات نہیں کر رہا. پر بندے اندر جاتے ہیں, باہر آ جاتے ہیں, اور الٹا اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں. دیکھا جی اس بندے نے پھاڑ لیا, دیکھا نا جی اس بندے کو اتنا زیادتی کی, اس کے ساتھ اندر رکھا. اس ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے. آپ کو پروسیکیوشن میں بہت ساری چینجز کرنے کی ضرورت, ہم ویک ہیں ادھر. انویسٹیگیشن کے فیز کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے, ہیومن ریسورس کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت سارا کام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں اور اس کے اوپر پارٹیز بیٹھ کے اس کے واقعی چینجز آنی چاہیے. نہیں, لیکن بات تو سب کرتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب یہ ہمارے پروگرام سے بھی کرتے ہیں, ویسے ملے تب بھی کرتے ہیں کہ جی احتساب کا نیا قانون ہو, نیب کو تبدیل ہونا چاہیے, اصلاحات ہونے چاہیے. نیب سے خوش کوئی نہیں ہے, لیکن جب مل کے بیٹھتے ہیں تو یا تو وہاں پہ فالٹ لائنز آ جاتی ہیں, یا وہ حشر ہوتا ہے جو کل ہمیں فیٹ آف پہ نظر آیا, اپوزیشن کا کردار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک نیب کا تعلق ہے, جو علی نے بات کی ہے, میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اندر اگر کسی شخص نے پاکستان کا قومی خزانے کو نقصان پہنچایا, کسی جگہ پہ اور کسی ادارے میں کرپشن کی, کسی حوالے سے بھی کسی نے چوری کی ہو, اس کا مؤثر بندوبست ہونا چاہیے. چوری بھی برآمد ہونی چاہیے, مال مسروقہ جسے کہتے ہیں, چوری شدہ رقم ہو, مال ہو, جو بھی وہ برآمد ہونا چاہیے, اور شخص کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ جب ابھی جیسے کہ مثال کی ابھی آپ نے, میں اس کو ذرا اس سے لنک کرتا ہوں, ابھی پبلک ہینگنگ کی بات کی گئی. بات یہ ہے کہ پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ ڈیبیٹ ہے سب سے آخر کی, سب سے اینڈ کی ڈیبیٹ ہے یہ. پہلے آپ کی پروسیکیوشن, آپ کا پولیس کا مقدمے کا اندراج, پولیس کا جو تفتیش کا طریقہ کار ہے وہی اتنا بھیانک ہے. گواہ کس طرح کے ہوں گے, کس طرح پیش کیا جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو اگر 2500 کے قریب کیسز, ریپ کیسز ایک سال میں پنجاب میں صرف رپورٹ ہو رہے ہیں, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اصل کیسز 10,000 سے زیادہ ہیں. لوگ صرف جو پولیس کا طریقہ تفتیش ہے اتنا ڈراؤنا ہے, اتنا وہ ہولناک ہے, پولیس کا رویہ اتنا ہولناک ہے کہ وہ کیس رجسٹر ہوتا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد عدالتوں کا جو سسٹم ہے, ابھی جو ایک خاتون کی آپ کو یاد ہوگا, نام لینا مناسب نہیں ہے, 8 سال پہلے ان کے پرس سے 2 بوتل شراب برآمد ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ, 100 موٹو ہو گیا تھا, پتہ نہیں تھی یا نہیں تھی, اس بحث کو چھوڑیں. اب بری ہو گئی. 8 سال کے بعد ایک واقعہ کہ اس کے پرس میں 2 بوتلیں شراب کی تھی, 8 سال بعد وہ خاتون بری ہوئی ہے. اب 8 سال کا عرصہ اس نے گزارا نا, کتنی دفعہ عدالت گئی ہوگی, کن کن اس سے القابات سے اسے وہاں پہ اللہ معاف کرے. یہ ساری باتیں یہ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے, اپنی سوسائٹی, اپنے دوست, اپنے خاندان میں بھی ظاہر ہے. اب جہاں ریپ کیسز کی بات ہو ریی ہے اس پہ گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے نا بل, آپ اس بل پہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سارے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. شہادت لا ایف آئی آر کے اندراج سے لے کے آپ کے جوڈیشری تک اس چیز کو اوور ہال لینے کی ضرورت ہے. اور بدقسمتی سے 70 سال سے زائد ہو گئے ہیں, سب اس پہ باتیں کرتے رہے ہیں, ہو نہیں سکا کچھ. نہیں تو آج بھی تو باتیں ہی ہو رہی ہیں نا, آج بھی تو باتیں ہی ہو رہی ہیں. پھر پارلیمان میں کیا ہوتا ہے. ایک بات بڑی امپورٹنٹ جو ہے, میں جوڈیشری کے حوالے سے عرض کر دوں. میرا خیال ہے یہ بات شاید ناظرین کو, آپ کو تو یقیناً علم ہے ان چیزوں کا,
बाज़ नाज़रीन के लिए नई होगी कि इस वक्त जितने ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, गालबन 18 उनकी तादाद है, उनमें से कोई जज भी ऐसे नहीं है जो मुकाबले का इम्तहान पास करके, जो अदलिया का मुकाबले का कम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो पास करके वहां पहुंचे हैं। नहीं, ये सारे के सारे वो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, जो सिलेक्ट हुए हैं बराह रास्त, हाई कोर्ट के जज बने हैं वकला में से और प्रोमोट होकर आगे गए हैं। हमें उस पर एतराज नहीं है, हमें एतराज ये है कि कुछ कोटा उन जजेस का भी होना चाहिए जो मुकाबले का इम्तहान दे के पूरे पाकिस्तान में कम्पीट करके जज लगते हैं। अच्छा, कुछ बराह रास्त भी आते हैं। अब जब ये जिसकी बात की गई है कि जजेस की तरीकाकार को बेहतर बनाए, बेहतर से बेहतर बनाए, फिर वो बात खत्म होगी जब ये तरीकाकार यही रहे, वकला में से प्रोमोट हो। सारी दुनिया में इसी तरह के जुडिशियल सिस्टम भी है, जुडिशरी भी बनती है। लेकिन आखिरी में मैं बात अर्ज कर दूं, क्योंकि ये सेंसिटिव टॉपिक है, हो गया ना, अब इसको सेंसिटिव पार्लियामेंट टॉपिक में लाया जाएगा है। डिबेट इसको के लिए। जितना आप शफाफ बनाएंगे, गैर मुतनाज़ा बनाएंगे उनकी तकर्री को, कल उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना उनकी किसी के साथ एसोसिएशन को, ना उनकी क्रेडिबिलिटी को कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए इस जज की तकर्री की शफाफ और वो बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने लंबी लाइन है, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी की तरह, जस्टिस रफीक तारड़ की तरह, मलिक कयूम की तरह, सैफ, बड़ी लंबी लाइन है। वो तो आप देखें, फिर वो बात बिल्कुल ठीक करें तारिक भाई भी, बात करने का मकसद क्या है। अब देखें, इसमें मुझे नहीं पता है कि नहीं, आपने इसमें देखा, मैं बिजी रहा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिव्यू होने वाला है इस मुल्क का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मैं जेल गया, मैं वापस निकला, मैंने कहा किस तरह आपने मुझे ट्रीट किया, किस लॉ के तहत ट्रीट किया। कहते हैं 1862 का आपका जो जेल एक्ट है उसके तहत मैंने आपको ट्रीट किया। 1862 गोरे ने जो बनाया था, महकूम बनाने के लिए हमें बनाया था, हमें डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए। पुलिस एक्ट भी वही है 1800 का, वो 1863 अभी भी वही है। तो इसके ऊपर काम होना, मेरा ख्याल था ये शायद इस एलामिये में होता, ये बहुत जरूरी है। और उसके अंदर ये फोरम है, ये पाकिस्तान लेवल का फोरम है, ये उसके अंदर अपनी तजावीज दे, उसका तरीकाकार मुतय्यन करे और उसके बाद उसका लेजिस्लेटर का रोल आए कि हाँ, ये प्रोफेशनल लोगों ने ये सिस्टम बना के दिया है और हम इसको इंप्लीमेंट करें। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब लाहौर बैठे हैं, आप माजरत, आप जरा दूर बैठे हैं। जो पास बैठे होते हैं वो हमेशा एज ले जाते हैं, लेकिन आप अपनी स्पेस खुद भी लीजिए। इफ्तिखार अहमद साहब, आप हमारे सीनियर हैं, सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं। एक तो पाकिस्तान बार काउंसिल का जो आज एलामिया आ गया, 19वीं आईनी तरमीम का खात्मा, एहतसाब का नया कानून, शख्सी आज़ादी, शहरी आज़ादी, सहाफ़ियों के खिलाफ जो मुकदमात वगैरह, आप किस तरह देखते हैं इस एलामिये को? जहाँ तक तो जजेस के हवाले से 19वीं तरमीम के खात्मे की बात है वो दुरुस्त है। जज को एक तरीकाकार जिसका भी निशानदेही इस एलामिये में भी की गई है और आज के दो शुरका ने भी उसका तज़किरा करने की कोशिश की है। 3 फरीक हैं इस सारे मामले में। एक जो सिस्टम है वकला का वो है, फिर बार काउंसिल्स हैं, और फिर एक आदमी है जिसको आगे एलिवेट करके भेजना है, उस मुकाबले का इम्तिहान भी है। अब इन सब की एक लिस्ट जो है वो आनी चाहिए मुंतखब नुमाइंदों के पास, सेनेट की कमेटी कोई हो या नेशनल असेंबली। ठीक, वो सेनेट कमेटी और नेशनल असेंबली की कमेटी ये फैसला करे कि इनका इंटरव्यू करे, तफसीली इंटरव्यू करे, तमाम वो सवाल जो शक और शुबे होते हैं जो बाद में उठाए जाते हैं और या उठाए जाते हैं या फिर बोला नहीं जाता, लेकिन जब जज खत्म हो जाता है, जिस तरह भी 3 जजेस और 4 जजेस का नाम दिया गया, बाद में हम उनको बुरा कहते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मौका होना चाहिए इस तरीके से सिस्टम में कि आए, पेश हों, सेनेट की कमेटी हो जाए, कौमी असेंबली की कमेटी हो जाए, कि वो आए, उनके इंटरव्यूज हों और फिर ये कमेटी फैसला करें कि भी किसको उन्होंने किस जगह पर तैनाती देनी है। यानी कि आप समझते हैं कि जो आज पीबीसी का मुतालबा आया है एलामिये में, इसको पार्लियामान में डिबेट के लिए आना चाहिए, राइट, मूव होना चाहिए इसको। तो पार्लियामेंट में डिबेट के में तब आना चाहिए जब इसके हम तरीक़ाकार का तयन कर लेना कि नाम कहाँ से आएंगे, नाम बार काउंसिल के सामने से आएंगे, बार काउंसिल नाम कहाँ से लेंगी, बार काउंसिल नाम लेंगी अपने वकला की नैरेटिव वगैरह को देख के। इसका क्राइटेरिया होगा ना कि 25 साल का, 30 साल का, 20 साल का आदमी जो है वो इसमें आ सकता है। फिर इसका एक मुकाबला, उसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए जाए उसको पार्लियामेंट के सामने। क्यों पार्लियामेंट? क्यों? ताकि पार्लियामेंट वो सवालात कर ले जो सवालात बाद में हम ये 4 अभी जजेस का नाम लेके कर रहे थे, ये अगर पार्लियामेंट में पेश हुए होते तो डेफिनेटली सवालात उनसे होते, और अगर होते तो फिर आज हम उन पर तनकीद न करते होते। उससे 2 फायदे होंगे कि एक तो जो उनकी जजमेंट्स होंगी वो बाइस होंगी,
उनका एहतराम होगा और वो हिस्टोरिकल उनकी पोजीशन होगी। ठीक है, दूसरी इफ्तिखार बात साहब जो जी बोलें, दूसरी मुझे बात जरा- इफ्तिखार साहब बोलें। है ना, आप लोग इतना टाइम दे दिया तो उसके मुकाबले में नहीं, एक मैं आदमी आपसे बात को आगे बढ़ाना चाह रही थी, आप सही सवाल कर रही थी, लेकिन आप दूसरी बात करें, आप कंप्लीट करें अपनी बात। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये ना सिर्फ ये जो एलामी में बात की गई है तैनातियों के बारे में, ये सिर्फ मैं जजेस की तैनाती की बात नहीं करता। अच्छा, मैं कहता हूँ तमाम तैनाती जो इम्पोर्टेंट तैनाती हैं जिससे इस मुल्क को के ऊपर फर्क पड़ता है, या इस मुल्क की ऐसी तैनाती जिनका तस्करा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हुआ है, उन सब तैनातियों को पार्लियामेंट की कमेटियों के सामने पेश होना चाहिए। हाँ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, ये चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, लुटेरे हैं, ये हमारी तौहीन होगी कि हम उन कमेटियों के आगे पेश हों। यहीं से वो सारा मसला शुरू हो जाता है जिसका इस सलामी में तस्करा किया गया है, जिसको हम 70 साल से भुगतते आ रहे हैं। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हाई पोस्टिंग के लिए काबीना की जो मंजूरी के साथ नई बात चलेगी, वो कमेटियों के आगे नहीं पेश होंगे, उनके इंटरव्यू नहीं, नहीं लेकिन होंगे। इफ्तिखार साहब बहुत सी तैनातियां ऐसी है ना जो प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीद है, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो उस पे सवाबदीद रखते हैं। कि मैं सवाबदीद के खिलाफ हूँ। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 19वीं तरमीम के खिलाफ हूँ, ठीक है, जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाकी लोगों के इख्तियार के खिलाफ हूँ, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी किसी बड़े ओहदे की बात की गई है, उसके सारे तरीकेकार को हमें बदल के ये पावर हमें पार्लियामेंट को देनी चाहिए। जिस पार्लियामेंट के बारे में वो मजाक उड़ाते हैं, उसका खतरा करते हैं और उसको इस काबिल ही नहीं समझते कि उनकी कमेटियों के आगे पेश हो। ठीक है, आपका यहाँ से- ओपिनियन है, बिल्कुल आपका ओपिनियन है, आपको ओपिनियन रखने का पूरा हक हासिल है और आपने उसको दिया भी। आपने बात मुकम्मल कर ली इफ्तिखार साहब, तो मैं जरा आगे बढ़ जाऊं। पॉइंट पे मैंने मुकम्मल कर लिया। अच्छा ठीक है, अब जरा आगे बढ़ती हूँ, लेकिन सवाल आपसे ही कर रही हूँ। जो कल फैटफ की कानून साजी के मौके पे पार्लियामान में देखने में आया है, खासतौर पे अपोजिशन के 37 बंदे गायब, और जो इस्लामाबाद वक्फ प्रॉपर्टी बिल था उसमें 40 बंदे गायब, ये क्या हुआ जरा बताएं, फिर मैं तारिक साहब से सवाल करती हूँ। हम जिस शैम डेमोक्रेसी को लेके चल रहे हैं, ये उसकी डेथ का ऑफिशियली ऐलान है। अच्छा, और इस जमहूरियत को मारने के लिए जो मनसूबाबंदी 20 सालों से चली आ रही थी, आखिरकार वो कामयाब होती नजर आ रही तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार फिर सियासी जमातें खुद ही हुई ना। है। बिल्कुल, इसके जिम्मेदार वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने अपनी पार्टियों को यूनियन काउंसिल की लेवल पर नहीं ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने नजरियात की सियासत नहीं की, सिर्फ इक़्तिदार को बदलने की सियासत कर रहे हैं कि ए जाए और बी आए और बी जाए और सी आए। इस ए, बी और सी को लाने ले जाने में उन तमाम कुव्वतों, उन तमाम ताकतों के साथ हाथ भी मिला लेते हैं जिनको बाद अज़ां वो बुरा कहते हैं। मैंने कहा ये डेथ की डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी जो 70 साल से यहाँ पे चल रही है, बिल्कुल ठीक कितने कह रहे हैं। अफसोस की बात है। उन लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। वहां समय वो लोग जो बीमार थे या जिनकी डेथ हो गई थी, 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके घर में पूरी पड़ी थी, चले उनको मैं जो समझता हूँ कोई इफ्तिखार बीमार साहब, ठीक है। जिनके जेन्युइन रीजंस थे वो तो ठीक है, लेकिन हमने सेनेट में चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के वक्त भी देखा था। तारिक फजल साहब, क्या हुआ? कल आपके बंदे किधर गए? खासतौर पे आपके सेनेटर्स, आपके एमएनएस के तो नाम सामने आ गए हैं, कहाँ गए ये सेनेट? आप जी, मुस्कुरा रहे जी, हैं। मैं- चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के वक्त भी यही हुआ था एग्जैक्टली। आपने कहा था तहकीकात होंगी, नाम सामने आएंगी, वजूहात सामने आएंगी, हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। गुजारिश ये है बात कि है। ये सारी लिस्ट, कल मैं मौजूद था, कल ये सारी लिस्ट तश्कील दी गई और इसके ऊपर जाहिर है पार्टी को बिल्कुल कंसर्न है। और आपने जैसे खुद कहा कि कुछ तो नाम ऐसे हैं जो किसी वजह से, हमारे कुछ 1-2 एमएनए ऐसे हैं जो बीमार हैं और वो कोई हॉस्पिटलाइज हैं या कुछ मुल्क से बाहर हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप ये कहें कि बगैर किसी अहमद वजह के रजा गैर हाजिर मानिका, हैं। अहमद रजा मानिका आपके यहीं पर ही थे। रियाज वो भी ज्यादा खुद ही चले कहा बीमार नहीं। थे, लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस में ही थे कल। इफ्तिखार नजीर साहब नहीं थे, अजीज सलीम जिया नहीं थे, आपके चौधरी तनवीर नहीं थे, कलसूम परवीन नहीं थी, राहिला मक्सी, दिलावर खान, शमीमा अफरीदी। नहीं, ये सारी लिस्ट मेरे सामने ही कल बनी है, लेकिन मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ की रीजन जेन्युइन थी और कुछ से पार्टी जो है वो बासपुरस कर रही है और करेगी कि इतने अहम मौके के ऊपर आप क्यों गायब हैं। अब बाकी इसके साथ साथ जो 37 के करीब नाम लिए जा रहे हैं इस लिस्ट में, हमारी कुछ वो जमातें भी हैं जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं, उनमें से भी लोग नहीं थे। बिल्कुल, फिर पीपल्स वो पार्टी के जमातें नहीं हैं थे। जो पहले गवर्नमेंट का हिस्सा थी, हलीफ जमातें थी,
लेकिन अब वो अपोजिशन बेंचों पे बैठ रहे हैं, लेकिन उनमें से भी लोग नहीं थे। अब उनसे पूछने का इस्तेकाक हमारा नहीं है, हम अपने मेंबरान से ही पूछ नहीं, सकते मैंने हैं। आपसे नून लीग का ही पूछा, मैंने जी, आपसे मैंने नून पीपल्स लीग का पार्टी का आपको सवाल ही बताया नहीं है। किया। मैं वैसे आपसे तो कह रहा आपने हूं डिप्लोमेटिक सा क्योंकि वो सियासी सा सवाल बहुत- जवाब दे दिया ना कि जी हम बास पुरस कर रहे हैं और अब कर बात अब सियासत में करेंगे। करेंगी तो मैं कोई मेडिकल नुस्खा तो नहीं लिख सकता ना, सियासी जवाब दूंगा। हालांकि आप डॉक्टर हैं, आप लिख नहीं, सकते वो हैं। अर्ज करूंगा जब आपने नहीं, लेकिन सवाल मेडिकल किया, वो नुस्खा भी इसका लिख भी देंगे। लिखे ना, इस सियासी बीमारी का भी मेडिकल नुस्खा कोई अब देखें लिखे। ना, मैं आपको ये बात अर्ज करूं कि आप चूंकि सारे हमारे वो कुलीग हैं, सीनियर भी हैं इनमें, अब फर्दन तो मैं नहीं बता सकता कि किसकी क्या मजबूरी थी और किसको क्या प्रॉब्लम थी, मुनासिब भी नहीं है। लेकिन मैंने अर्ज किया है कि जो इसमें से आप ये कहें कि आधी मुजरिम है, आधी मुजरिम का लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं, उनकी बात पुरस हो रही है, कि मुझे पता है, जाती तौर पर पता है कि शहबाज साहब भी कल बड़े गुस्से में थे। गुस्से में थे? बिल्कुल। किन पर गुस्से में थे? कि ये जो लोग बगैर किसी वजह के गैर हाजिर है। तो शहबाज साहब का होल्ड नहीं है इसका मतलब अपनी पार्टी पे? नहीं देखे ना, मैं वादा करूं कि जी मैं आऊंगा और मैं ना आऊं तो फिर जाहिर है इसका वो तो- मतलब यही हुआ ना कि वो शहबाज साहब फौरी का तौर होल्ड पे नहीं है एक्शन फिर तो अपनी नहीं- पार्टी पे, अपनी फौरी तौर पार्टी पे के लोगों देखें, पर। फौरी तौर पे एक्शन तो नहीं हो सकता ना, अब उनसे पूछा जाएगा, जिनकी कितने रीजन दिन पता है वो लगेंगे तो ठीक एक्शन? है। कितने दिन लगेंगे एक्शन होने में? दिन जितने भी लगे, लेकिन बहरहाल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसका मतलब है कि क़यादत का होल्ड नहीं है। ये आपने कैसे तजिया कर लिया कि क़यादत का होल्ड नहीं है? जब आपके बंदे मुसलसल एब्सेंट हैं, चेयरमैन सेनेट की तब्दीली नहीं, पर भी मुसलसल एब्सेंट थे, अब उस इस वक्त- इंतहाई उस वक्त की लिस्ट- अहम देखिए, मैं आपको अहम बात दिन बताऊं। के मौके पे एब्सेंट थे। उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट की बात हुई थी तो उसमें तो मैं जाती तौर पे इसके हक में ही नहीं हूं कि जो वहां पे तरीकाकार है सेनेट का कि पहले आप खड़े होके कहें। चेयरमैन सेनेट का तो इखलाकी तौर पे चेयरमैन रहने का तो वैसे ही वो खत्म हो जाता था जब उनके सामने 64 बंदे खड़े होके कहें कि हम इसके खिलाफ अदम एतमाद कर रहे हैं चेयरमैन साहब के खिलाफ। अब 64 में से 14 बंदे गायब हो गए जब खुफिया राय शुमारी हुई। जी। खड़े तो पूरे हुए थे ना, ये पता है आपको, खड़े तो पूरे हुए थे, लेकिन खुफिया रायशुमारी में गायब कल हो भी गए। कैसे गायब हो अब गए? असल सवाल तो ये अब कल भी कैसे गायब हो किस गए? किसने वोट नहीं दिया, ये जरा मुश्किल तरीका कार है अब इसको मतलब determine ये करना। इसको ना ओवरऑल देख लेते हैं इस चीज को। आप मुश्किल में ना फंसाए ना तारिक भाई को। ब्रेक के बाद देख लें overall। ब्रेक के बाद देख लें मैं तो हालांकि सीधा ये साधा जवाब दिया हालांकि ये आपको। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, यहाँ ब्रेक नहीं लेनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वापस आते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नवाज अमान साहब, अच्छा देखें, इसमें आप इसको हम थोड़ा उस पर लेके जाते हैं बहस को, ये क्यों होता है और ये अमल बार बार दोहराया क्यों जाता है। हमारी पार्टी में ये हुआ, हमारे लोगों ने सेनेट के इलेक्शंस में अपने वोट आगे पीछे किए और इलेक्शन से पहले, इलेक्शन नहीं आया था 2018, हमने 25 अपने सिटिंग एमपीएस को फारिग कर दिया। और अब हमारी जमात में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। इसका मतलब यह है कि लीडरशिप को कहीं ना कहीं 16 आपके भी कल लीडरशिप को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता है। दूसरी ये चीज आती है कि एज एन एमएनए मैं भी ये देखता हूं कि जिस चीज से मुझे रोका जा रहा है, क्या वो मुल्क के जो मैं लेजिस्लेशन करने जा रहा हूं, क्या वो मुल्क के हक में है या मुल्क के हक में नहीं है और किसी स्पेशल बंदे को फेवर किया जा रहा है, या थर्ड नंबर पे अपनी कोई चीज मनवाने के लिए उसके ऊपर नहीं, वो शहबाज शरीफ ने काफी ट्वीट्स की है ना, काफी ट्वीट्स मैं बात कर रहा हूं, मेरी पूरी बार्गेन किया जा रहा है। जब लोग ये भी देखते हैं, देखें फैक्ट है आपके सामने है, आप ग्रे लिस्ट के अंदर है, आपकी 15 की डेडलाइन थी, अब आपको पता है इसका इजलास आने वाला नेक्स्ट या नेक्स्ट मंथ आ रहा है, और अगर हम ये वाली लेजिस्लेशन ना करते तो आपका बहुत बड़ा चांस था क्या या ग्रे लिस्ट में रह जाते या ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते थे, और इसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे। आप बहुत मुश्किल ही अपने देखें, पहले आपका टर्मोइल था फाइनेंशियल, आपको आपकी जो उस वक्त की गवर्नमेंट अब की ऑपोजिशन कहती थी आपको फिल फॉर आईएमएफ के पास जाना चाहिए, आपके मुल्क के हालात ऐसे नहीं है फाइनेंशियली, और उसके बाद कोविड, और उसके बाद आप उसमें से निकल रहे हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं, और उसके बाद अगर आप फेटअप के ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो कहा तो ये पाकिस्तान दुश्मनी आ जाती है ना, इंडिया क्या कर रहा है। आपने अजय दोहल का जो शंघाई कॉर्पोरेशन वाली जो मीटिंग है उसके अंदर जो नक्शे पे जो बात हुई है उसने उसे वॉकआउट किया, तो पाकिस्तान का जो स्टैंड था लोगों ने उसे एक्नॉलेज किया है, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो लोग ये भी देखते हैं। और दूसरा जो तीसरी चीज है, हमें इसमें से निकलना पड़ेगा। और देखें इफ्तिखार साहब की जो बातें हैं, जमहूरियत सिर्फ ये भी नहीं है कि जो लीडरशिप ने कह दिया आपने मनोहन इसको तस्लीम करना है, आपकी दुनिया में ये चीज नहीं है। आप वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनके सिटिंग मेंबर्स होते हैं, वो अपनी पार्टी से कई जगह इख्तलाफ राय कर जाते हैं। आपने बहुत बड़ा इशू देखा ब्रेक्सिट का, उसके अंदर सिटिंग गवर्नमेंट मेंबर्स ने इख्तलाफ किए हुए, उस वक्त की वजीर आजम को थेरेसा मे को रिजाइन करना पड़ गया ना। तो ये चीजें हैं, हम अपनी सोच, अपनी
اس کے مطابق جو جمہوریت سمجھتے ہیں وہ جمہوریت تو یعنی کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے جو ایبسنٹ ممبرز تھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. بالکل سپورٹ نہیں کر رہا, یہ تو ان کی مسئلہ. اگر یہ پہلی دفعہ نکال دیتے لوگوں کو ہماری طرح, جب چیئرمین سینٹ کا مسئلہ آیا تھا, جب بجٹ پہ یہ کہتے تھے اور بجٹ ڈبل ووٹوں سے ہوا, اور تیسرے پہ پھر اپنی سول سرچنگ کریں. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض پرس ہم کر رہے ہیں, آپ بہت خاموش ہیں غریدہ. بات یہ ہے سول سرچنگ کریں کہ میں ایسا کوئی عمل تو نہیں کرا جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں, میرے ایم این ایز, میرے ایم پی ایز یہ سمجھتے ہیں یہ تو اپنی ذات کو فیور کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ ملک کی افادیت کے لیے کام نہیں کر رہے, پارٹی کی افادیت کے لیے کام نہیں کر رہے. یہ بڑی اہم بات, یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف کا اپنی قیادت پہ ہولڈ نہیں ہے, یا اراکین سمجھتے ہیں کہ قیادت دیکھیں جی اصولی سٹینڈ نہیں بات یہ ہے, افتخار صاحب سے سوال کریں, یہ جو اہم بات ہے نا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ سوال کر لیں, میں بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. آپ نے نیگیٹ کر دیا کہ اس کا دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے کیٹیگوریکلی کہ اپوزیشن جو ہے وہ فیٹف کے قوانین کے اوپر کسی طرح کی بلیک میلنگ, کسی طرح کی کوئی اپنی ذات کے حوالے سے اس کو مارجنلائز کرنا یا اسے استفادہ حاصل کرنا یا اس کو روکنا, بالکل قومی مفاد, پاکستان کا مفاد, ملکی سلامتی, یہ سپریم ہے. اس کے اوپر ہم بات کرنا, جب سے ملک بنا ہے ہم ایک دوسرے کو, میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جب سے ملک بنا ہے, جس طرح وہ افتخار صاحب ابھی بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجموعی بات کی, ہم ایک دوسرے کو غداری کے فتوے دے رہے ہیں, فلاں غدار ہے, فلاں غدار ہے, اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. ٹھیک ہے جی, یا کافر یا غدار, یہ فتوے دینے جو ہے نا, یہ جب تک سیاست میں بند نہیں ہوں گے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. آج بھی پی ٹی آئی نے کہا, بلکہ ہمیشہ کہتی رہی ہے, خاص طور پر فیٹف کے حوالے سے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جو بھارت کا ایجنڈا ہے وہی اپوزیشن کا ایجنڈا ہے, لیکن افتخار ہے میں نے طارق بھائی سے بات پوچھی تھی, اگر طارق بھائی برا نہ مانے, مجھے آپ نے اس فیٹف بل کی مخالفت کیوں کی؟ دیکھیں جی, آپ نے قومی اسمبلی سے پاس کرایا, میں عرض کرتا ہوں, آپ نے سینٹ سے اسے ریجیکٹ کرایا, اور دوبارہ جب جوائنٹ سیشن سینٹ میں جو ریجیکٹ ہوا وہ سینٹ کی کمیٹی سے پاس ہوا تھا, سینٹ کی کمیٹی مطلب سینٹ سے مینلی وہاں سے ریجیکٹ ہوا, کمیٹی میں اگر دوبارہ کے بعد پاس ہو سکتا تھا, نیشنل اسمبلی کی جوائنٹ سیشن میں پھر اس کی مخالفت کی گئی. اس میں کیا چیزیں تھیں جو یہ سمجھتے ہیں ملک کے مفاد میں نہیں تھیں, اور ملک ان ترامیم کے ذریعے ملک پیچھے چلا جائے گا؟ وہ جو ارسٹ والا تھا وہ تو نکال دیا تھا. بات یہ ہے جی کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا بھی کہ, اور افتخار صاحب نے کہا کہ وہاں پہ میچور لوگ آتے ہیں, لوگ پورے سیزن لوگ آتے ہیں, بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, سارے وکیل نہیں بیٹھے ہوتے, لیکن اپوزیشن پارٹیز, کوئی بھی سیاسی جماعت چھوڑ دیں اپوزیشن پارٹیز کو, وہ جب اس طرح کے اہم معاملات کے اوپر اپنی کوئی رائے دیتی ہیں تو ان کے پیچھے سارے برینز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اپنے لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں, قانونی ماہرین سے کنسلٹ کرتے ہیں. آپ اگر کوئی بھی آپ یہ کہیں کہ تجویز آ رہی ہے, کسی طرح کی کوئی اس میں امینڈمنٹ آ رہی ہے, سنجیدگی سے سنیں, قائل کر لیں اپوزیشن کو. اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے اس بات کے لیے کہ اگر کوئی وہ رائے دیتے ہیں اور وہ رائے جو ہے وہ آپ جو ٹارگٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تحت وہ پوری نہیں ہو رہی, امینڈمنٹ واپس ہو جاتی ہیں. بجٹ کے اوپر کتنی امینڈمنٹس آتی ہیں, کٹ موشنز آتی ہیں, ٹھیک ہے, واپس ہو جاتی ہیں. نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن کل خاص طور پہ اب اپوزیشن لیڈر کا استحقاق ہوتا ہے کہ ہمیشہ جب بھی وہ کھڑا ہوتا ہے اسے مائک دیا جاتا ہے, یہ ایک پارلیمانی روایات کا حصہ ہے. لیکن کل تو نہیں آپ کر سکتے, نہیں آپ اپنا پروٹیسٹ لانچ کر سکتے ہیں. میں پروٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کل جو اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں, کل جو اپوزیشن کے ساتھ کل جو رویہ اختیار کیا گیا اس کے خلاف ایک احتجاج تھا. باقی یہ ہے کہ فیٹف کے قوانین کے حوالے سے جو تحفظات تھے وہ دیے گئے, لیکن کسی کی میں یہی عرض کر رہا ہوں طارق بھائی, تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا, تو ذاتی کسی کی دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں ایک اس کے اندر چیز تھی کہ اس کے اندر جو نیب کا اپنا قانون ہے اس کو اس کے پریویو سے نیب کو نکال دیا جائے, جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے. ان کی گورنمنٹ میں بھی تھا, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں تھا. ان کا کہنا تھا کہ فیٹف کو سامنے رکھتے ہوئے جو اینٹی منی لانڈرنگ بل آ رہا ہے اس میں نیب کا پریویو نکال دیا جائے. ایک اس کے اوپر ان کا اختلاف تھا جی, جو پہلے سے موجود تھا. دوسرا ان کا اختلاف تھا کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر جو آپ ترامیم لے کے آئے ہیں اس کے اندر جو بندہ اریسٹ ہوتا ہے وہ 180 یا 90 دن کے لیے اریسٹ ہو جائے گا. نکال دیا تھا نا, میں یہ بات نہیں نکالا, دیکھ میں پھر بات کر رہا ہوں. اس میں جو طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ آپ مجھے پکڑ لیتے, میں آپ کی طرف ہی کرتے, آپ نے کہنا آپ اپوزیشن, مجھے پکڑ لیتے. اینٹی منی لانڈرنگ کیا ہے کہ 2 نمبر پیسہ یہاں کمایا گیا, بلیک کا پیسہ کمایا گیا اور اس کو منی لانڈر کیا گیا, یا تو دوبارہ لانڈر کر کے پاکستان لایا گیا, اسے کلین کر کے جو 1992 کی اسحاق ڈار صاحب نے اصلاحات کر کے گئے ہوئے پاکستان میں کہ وہ کلین منی ہوگی جہاں مرضی سے آئے. تو اس کے اندر ان کا خیال تھا, جو یہ کہتے تھے اس قانون کو چینج کیا. اس قانون میں دیکھیں اس میں ہے کیا, لیٹس وہ آپ کو گرفتار, مجھے گرفتار کیا جاتا ہے, مجھے ود ان 24 آورز
सेशन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ठीक। मेरा राइट रखा गया, ये नहीं है जैसे नैब लॉ के अंदर है कि आपको आपकी 6 महीने बेल नहीं होगी, ठीक है, इसके अंदर ये कोई चीज नहीं है ऐसे, बिल्कुल कोई चीज नहीं। तो इसका मकसद क्या है खरीदार, इसका मसला क्या है, इसका मसला क्या मसला है, सिर्फ इसका ये था। तारिक भाई मैं बात नहीं कर रहा, मैंने आपसे पहले भी ये बात की है, ये इनकी लीडरशिप का मसला है, ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का मसला है। ये आपने देखा फैटअप पे बात हुई, नैब कवानीन चेंज करने की बात की गई। हम कह रहे हैं नैब कवानीन को सख्त होने, आपने बात हुई ना, नैब कवानीन को उसके प्रोसिक्यूशन में क्या होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन टाइम पे क्या होना चाहिए। इफ्तिखार साहब को जरूर, इफ्तिखार साहब बहुत देर से खामोश है, इफ्तिखार साहब का पॉइंट ले लें। मैं बहुत जिस तरह उन्होंने तफसील से बात की है, इफ्तिखार मैं साहब बहुत सिर्फ देर से एक खामोश नुकता है। आपको बता रहा हूँ जो आखिरी उन्होंने जुमला कहा है, लीडरशिप हमारी ने जो कुछ भुगतना था वो भुगत चुके हैं, ठीक, इसलिए इस बिल में कोई फायदा अगर रखा जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब को जो सजा होनी थी वो हो चुकी है, शहबाज साहब के जितने केसेस दर्ज होने थे वो हो ठीक चुके है, हैं, चल। लिहाजा लीडरशिप का मसला ये डरने की नहीं क्या है, बात है? कोई नहीं डर रहा। मैं तो आप लोगों के रवैये की बात कर रहा हूँ, जो आप लोगों का रवैया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इफ्तिखार साहब इसकी कोई मुखालफत नहीं इफ्तिखार है। साहब की तरफ जरा जाने मनी दें। लॉन्ड्रिंग के हवाले से, आप एक बात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मैं आपको अर्ज कर देता मैं एक बात करता हूं, आप हूँ, मुझे मैं ये बता समझता हूँ कि अगर किसी ने यहाँ पे पैसा चोरी किया है, बहुत अच्छी बात है। वो ये पैसा कल सर्कुलर प्राइम से मिनिस्टर वापस ने ला भी रहा कहा है, कि जी उसको हमने तो बिल्कुल मनी पकड़ना लॉन्ड्रिंग चाहिए। नहीं की, हम नहीं डरते, बहुत तो अच्छी आप बात क्यों है। डरते अरे हैं? ये जो ये टेक्निकल चीज बातें हैं ना, अगर यही चीज जो आप कह रहे हैं जिसको आप एक्सेप्ट करें, ये फैटअप के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिल के अंदर है, तो उसकी मुखालफत क्यों की गई? किसी ने इफ्तिखार साहब, इसकी इस बात की इफ्तिखार नहीं साहब, की, तारिक साहब। की मैं आपको कह रहा हूँ इस बात की नहीं हुई। अभी इसी बात की टेक्निकल बातों के ऊपर मुखालिफत, इसी घुमाते बात की रहेंगे आप मुखालिफत इसको। की अपोजिशन ने। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, मेरे साथ अली नवाज अवान साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार साहब, मतलब मैं मोहम्मद मेम्बरान से गुजारिश करूंगा कि आम आदमी को भी बात करने का मौका दें। बिल्कुल सर, सर बोले। पार्लियामेंट के रुकन है, आप जो मर्जी वहां पे बोलें, आप जो जाएं पार्लियामेंट में ना जाएं, वोट डालें ना डालें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। बहस आज ये है कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उनको हक है कि सियासत करें, मां सवाए वो जो बीमार थे, मां सवाए वो जिनके घर में ताजियत की वजह से लोग आ रहे थे, बाकी सबको इखलाकी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए। दे हैव नो राइट टू बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो अपने नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मैंने होने का और सेनेटर होने का अपने अपने इलाकों में फायदा उठा रहे हैं, हाँ वो अपोजिशन में है हाँ वो गवर्नमेंट में है, वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं अपने इलाकों में, उनसे ये ताकत छीननी चाहिए। इसी ताकत की वजह से जमहूरियत इतनी ढेर हुई है, और जमहूरियत के मुखालिफ जो बैठे हुए हैं लोग और जिनकी कॉन्टिन्यूटी है, वो इसको ब्लैकमेल करते हैं हर वक्त। और एक बात हकीकत है, मैं इसको जानता हूं, आप लोग उनके पास जाते हैं, ये इलेक्शन हुए पिछले, इवन टिकट लेने के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग अपने टिकटों की को यकीनी बनाने के लिए अपने अपने इलाके के उन लोगों के पास गए। कौन जाता है? इस किस्म की जमहूरियत ने नहीं चलना, ये जमहूरियत मेरे लिए नहीं है, ये अवाम के लिए नहीं है, इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, ये जमहूरियत रह नहीं सकेगी। आप चला लें इसको। इमरान खान ने कल एक बात की है जो बड़ी काबिल गौर है। बिल्कुल ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब बिल्कुल ठीक, आपकी बात मुकम्मल होगी। इफ्तिखार साहब, अच्छा मुझे आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बताएं। अच्छा हम एक प्रोग्राम बात की करने दें, तारिक भाई नहीं करेंगे, मैं कर दूंगा। मैं कहता हूँ जितने भी चीजें, सबसे ज्यादा ब्लेम किसको किया जाता है? सियासतदानों। और हम ये ब्लेम लेने को तैयार भी हैं, क्योंकि फैसले हमने करने, हम ये वादे करके आते हैं लोगों के साथ, हम लोगों फैसले करेंगे, हम लोगों की जिंदगी बेहतर करेंगे। आपका काम है क्रिटिसिज्म करना, और क्रिटिसिज्म हेल्दी क्रिटिसिज्म करना बहुत जरूरी चीज है। पर काली भेड़ें हर जगह मौजूद हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस नहीं है। अगर इफ्तिखार भाई बात कर देते कि सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं जाते, हम भी जाते हैं, ये भी कह देते ना। ये इस तरह कहना बहुत आसान होता है। देखिए आप, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, मसाइल आएंगे। आज भी हम जो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, आज वहां भी बहुत मसाइल हैं, बहुत सारे, और हमने सिस्टम बोरो किया है, हमारा सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? इफ्तिखार साहब जवाब तो ले लो, सिस्टम जवाब तो ले लो। जी जी नहीं। आज हमारे 100 सहाफी जो सहाफी हैं, IB, MI, ISI से रिपोर्टें हासिल करके
फ्लोर ऑफ द हाउस में पेश कर दें और वजह बयान करें कि हम जो कदगने लगा रहे हैं सहाफत पर, उसकी वजूहात ये है, मसला खत्म हो जाएगा। ऐसे दायमा न करें, 100 आदमी काफी है, हमारे 100 मुश्किल से 100 ही होंगे। अब इस काबिल आप लाए हमारे खिलाफ रिपोर्ट्स, लाइक कंक्रीट प्रूफ। हम तो सोशल मीडिया की रेगुलेशंस की बात की थी, आपने वो मानने से इनकार कर दिया। अब मानते हैं हमने तो कहा सोशल मीडिया को रेगुलेट करें। नहीं लेकिन अली नवाज अवान साहब, सोशल मीडिया रेगुलेशन के नाम पे आवाजें बनना, अब दोनों मिलके बोल रहे हैं, अब दोनों मिल गए ना, यही मैं कह रहा था। मैं यही कह रहा था रेगुलेशन के नाम पे आवाजें बनना। देखिए हुआ क्या खरीदा, मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता है, बड़ा मुश्किल है गालियां सुनना, खरीदा बड़ा मुश्किल है, ताने सुनना बड़ा मुश्किल है, लोगों को फेस करना। हुआ ये जब हमने बात की कि सोशल मीडिया जिस तरफ जा रहा है इसको किसी ना किसी रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी के नीचे लाना पड़ेगा। पूरे मीडिया के लोगों ने कहा कि ये कदगन इजहार राय किया जा रहा है। जब ये ट्रेंड आप लोगों के खिलाफ यूज हुआ, आप लोगों के आपके खिलाफ इसी तरह लोग बोलने लग गए, तो आपने कहा हाँ आप ठीक कह रहे थे। ये अब आप डिबेट को बढ़ा रहे हैं तो मेरे पास एक और प्रोग्राम के लिए वक्त जरूर दीजिएगा। मैं तसल्ली से इत्मीनान से आपके एक एक पॉइंट पर आप नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि नहीं चाहती, ये बता दें सर। रेगुलेशंस हो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम स्टेक ऑफ होल्डर साथ बैठे, स्टेक होल्डर साथ नहीं, गलत रेगुलेशंस कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टेक होल्डर्स के साथ बिने बगैर बनाई जाए वो गलत होती है, क्योंकि जो रेगुलेशन बनाने वाला है अगर वो ग्राउंड रियलिटी नहीं जानता वो गलत रेगुलेशन बनाएगा। मैं इस पे आपको प्रोग्राम करूंगी तफसील से। इफ्तिखार साहब क्विकली प्लीज, तारिक साहब से कमेंट लेना है। मैंने कहा इतनी बड़ी ऑफर की है, ये 100 अपना दे देना मुझे मैंने, तो उनकी रिपोर्टें मैं तैयार करता हूँ। मैं समझता हूँ हमारे 100 सहाफी हैं, अब मैं टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया ट्रोल्स और ये नहीं, जो सहाफी हैं 20-20, 25-25, 30 साल की उनकी सहाफत है, उनकी रोजगार का जरिया सहाफत है। मैं अपने आप को पेश करता हूँ, रिपोर्टें लाएं, ठीक है, पार्लियामेंट में। ठीक है इफ्तिखार साहब, तारिक साहब लास्ट कमेंट प्लीज, मेरे क्लोज करना है प्रोग्राम। आप कुछ बात करना सर, हिम्मत करियो। सोशल मीडिया के हवाले से मैं एक बात अर्ज कर दूं, सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन जो कदगन की बात आपने की है, आप अपनी मीडिया को देख लें, क्या आपकी मीडिया पे कदगन नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कदगन नहीं है? आप डॉक्टर अदनान पे कदगन नहीं है? तारिक भाई बताएं, पूरा साल हो गया उसका ट्विटर नहीं बोल रहा, आपने कदगन लगा दिया। लेकिन गैर संजीदा रवैया है ये, जहाँ पे संजीदा बात होती है इस तरह के टॉपिक चाहिए। मैं तो भाईजान सारा ब्लंट अपने ऊपर ले रहा हूँ। तारिक भाई आज तो मैंने सारा ब्लंट अपने ऊपर लिया हुआ है। जो है वो सच्ची बात करती हैं, बता दे कितनी कदगन है आप पे, ये इन्होंने जो लगाई हुई है आप पे, बता दे। प्रोग्राम क्लोज करना है, प्रोग्राम क्लोज करना है। थैंक यू वेरी मच तारिक फजल चौधरी साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, अली नवाज अवान साहब। ये था आज का प्रोग्राम, बड़ी जबरदस्त बहुत अच्छी डिबेट रही। आई विल सी यू कमिंग वीक। अल्लाह हाफिज।